हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे दो टॉपिक। और पहला टॉपिक है नेशनल वाटर पॉलिसी और दूसरा टॉपिक है जल क्रांति अभियान। दोनों टॉपिक आपके क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्सेज में दे रखे हैं। इस चैप्टर के दो वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें आपका वाटर शेड मैनेजमेंट ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर दिया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो भी मैंने अपलोड कर दिया, और दोनों ही वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, स्टार्टिंग का पोर्शन इसमें जो है उसको मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। पॉलिसी मतलब नीति। आपको पता है हमारे यहाँ पे ये पॉलिसी बनाने का काम या कोई भी लेजिस्लेशन बनाने का काम जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, राइट। और ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का। तो पॉलिसी मतलब नीति किससे संबंधित है? पानी से संबंधित है। पानी का कैसे यूज करना है, पानी को कैसे कंजर्व करना है, कैसे इसको मतलब पॉल्यूट होने से बचाना है, तो उससे संबंधित है हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी, जो कब आई थी? 2002 में आई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेशनल वाटर पॉलिसी, और आपको पता है पानी की अगर हम बात करें तो वो पानी पॉलिसी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि वाटर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है। हर किसी को पानी की ज़रूरत है। पीने के पानी की आपको पता है बहुत ज़्यादा कमी हो रही है आज की डेट में। ऊपर से पानी को हमने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है? पॉल्यूट कर दिया। तो पीने योग्य पानी बचा नहीं है। इसलिए पानी का सही से यूज कर सकें, सही से इसको कंजर्व कर सकें, उसके लिए हमें एक पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ी। ये भी आपको पता होगा अपनी अर्थ पर लगभग 71% वाले पार्ट पर आपको पानी देखने को मिलेगा। अराउंड 29% पार्ट पर आपको लैंड वाला पार्ट देखने को मिलेगा। मगर ये 71% पानी होते हुए भी बढ़िया पानी हमारे पास नहीं है। क्योंकि आपको पता है पानी में भी अगर टोटल अगर हम देखें तो लगभग 97.5% जो पानी है वो कैसा है? आपका सैलाइन वाटर है, नमकीन पानी है, जो ज़्यादातर ओशंस में पाया जाता है। तो पीने लायक पानी तो या बढ़िया पानी जो फ्रेश वाटर है वो तो 2.5% है, जिसका ज़्यादातर पानी जो है आपको ग्लेशियर्स में देखने को मिलेगा। तो अपने पास तो जो अंडरग्राउंड वाटर है बहुत ही लिमिटेड है ना। तो पानी प्रीशियस रिसोर्स है इसलिए, और आज की डेट में पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, इसका यूज भी बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी के महत्व को समझाने के लिए लोगों को, ठीक है, पॉलिसी आई हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी। कब आई थी? 2002। पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई, तो आपको बताना है 2002 में आई थी, 2002 में आई थी, है ना। तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 स्पेसिफाई वाटर अलोकेशन प्रायोरिटीज ब्रॉड इन फॉलोइंग ऑर्डर। ये पॉलिसी बताती है कि पानी को हमें किस हिसाब से यूज करना है, मतलब सबसे पहले किसको पानी देना है, फिर किसको, मतलब प्रायोरिटी सेट कर दी है कि पानी सबसे पहले किसके लिए जरूरी है, फिर उसके बाद किसके लिए जरूरी है। तो प्रायोरिटी में सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है ड्रिंकिंग वाटर को, कि पहले सबसे पहले लोगों को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, बाकी चीज़ें पीछे छोड़ो। दूसरा फिर इरीगेशन, खेती करने के लिए चाहिए। तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। चौथा नेविगेशन, और पांचवा इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री को बाद में रखा है। पहले प्रायोरिटी किसको दी गई है? ड्रिंकिंग वाटर को। एमसीक्यू बन सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है वो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई है नेशनल वाटर पॉलिसी में। तो आपको बताना है ड्रिंकिंग वाटर को, फिर इरीगेशन को, फिर हाइड्रो पावर, फिर नेविगेशन मतलब जहाँ पे अपने पानी के जहाज चल सकें, फिर इंडस्ट्रीज, ठीक है। पॉलिसी स्पेसिफाई प्रोग्रेसिव न्यू अप्रोच टू वाटर मैनेजमेंट, और इस पॉलिसी में बहुत सारी अप्रोचेज दी गई हैं, तरीके दिए गए हैं कि कैसे हम पानी को मैनेज कर सकते हैं। तो नेशनल वाटर पॉलिसी के कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं भाई? एक एक करके यहाँ पे फीचर्स देखते हैं। नंबर 1, इरीगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड ए ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट वेयरएवर देयर इज नो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पहली बात, सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रही है। किसके? इरीगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप सबको पता है, डैम्स को क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्य हमारे फुलफिल हो जाते हैं। जैसे जहाँ पर भी डैम बनेगा वहाँ पर आपको, जहाँ पर भी डैम बनेगा वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे एम्स हमारे फुलफिल हो जाते हैं डैम से। क्या क्या एम्स फुलफिल हो जाते हैं हमारे? जैसे डैम्स बनाने से हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। डैम्स बनाने से हम जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचा सकते हैं। डैम्स बनाने से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये होते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के काम, और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। अब बात ये कि ये जो प्रोजेक्ट है इनमें हमें किस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है? ड्रिंकिंग वाटर। जहाँ भी आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रहे हो भाई साहब, उसका एक कंपोनेंट आप उसमें क्या ऐड कर दो। जैसे उसका पानी को हम इरीगेशन में इस्तेमाल कर लेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो वहाँ पे एक और चीज़ क्या ऐड करनी चाहिए कि उस पानी का यूज पीने के लिए भी हम यूज कर सकें। ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा जहाँ पर पानी की कमी है। दूसरा, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एनिमल्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी ये कह रहे हैं नेशनल वाटर पॉलिसी कि भाई साहब पानी आपको ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स को भी प्रोवाइड करना है, और ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जैसे कई जगह फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, तो वहाँ पर भी सरकार पानी की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तो ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, इंसान के साथ साथ जानवरों को भी मिलना चाहिए। मेजर्स शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे पॉलिसी में कहा गया है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि हम ग्राउंड वाटर के यूज को लिमिट कर सकें और इसको रेगुलेट
रेगुलेट कर सकें, क्योंकि आज की डेट में आप देखो लोग आप जो है अनलिमिटेड पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इरीगेशन में धुआंधार पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ज़रूरत है सरकार को कि लिमिट लगाई जाए। जैसे गाँव में अगर मान लो खेतों में पानी दिया जा रहा है, तो अगर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो लोग लगातार पानी का यूज करेंगे, तो लिमिट लगा दो कि भाई 8 घंटे बिजली आएगी इलेक्ट्रिसिटी वाली, जो मतलब इरीगेशन वाली, या मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली आती है उसमें लिमिट लगा दी, तो अपने आप पानी का इस्तेमाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड फॉर क्वालिटी। ए फेज्ड प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन फॉर इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी। ये कह रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, दोनों को हमें मॉनिटर करना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक करते रहना चाहिए कि भाई ये पोल्यूटेड तो नहीं हो चुका है। अगर पोल्यूटेड हो चुका है तो हमें फिर पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, एक प्रोग्राम चलाना चाहिए कि पहले स्टेप में ये करेंगे, दूसरे स्टेप में ये करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन ऑल यूजेज ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड। कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पानी यूज कर रहे हो ना, तो कोशिश करो पानी कम पानी में काम चल जाए। जैसे इरीगेशन में एक तो हम वैसे ही खुले में पानी देते हैं, धुआंधार पानी जाता है, तो एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे हम ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लेके आए, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम लेके आए, तो पानी कम पानी में ही अपना काम चल जाएगा। तो जहाँ जहाँ पानी का यूज हो रहा है वहाँ कोशिश करो कि कम पानी में काम चल जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। प्लस पानी आपको पता है स्केर्स रिसोर्स है, स्केर्स मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, कम है पानी, है ना, पीने योग्य पानी जो है। तो इसलिए लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई पानी का हमें सही से इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का अनलिमिटेड यूज नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। और कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस शुड बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन, रेगुलेशन, इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव। कॉन्शियसनेस का मतलब है भाई लोगों को जागरूक करो, अवेयर करो, उनकी चेतना जो है उनके मन को मतलब बताओ कि भाई देखो पानी को हमें खराब नहीं करना है, पानी को सही से यूज करना है। कैसे कर सकते हैं हम, पढ़ा के लोगों को एजुकेट करके, रेगुलेशन लगा के, लिमिट लगा के, इंसेंटिव दे के कि जो पानी बचाएगा सही से उसको सरकार कुछ मॉनेटरी असिस्टेंट दे या कुछ फ़ायदा दे। डिसइंसेंटिव मतलब कुछ मतलब फ़ाइन लगा दे अगर कोई पानी ज़्यादा यूज कर रहा है ना। इंसेंटिव मतलब कुछ अच्छा प्रोत्साहन देना, डिसइंसेंटिव मतलब उस पर कोई फ़ाइन वाइन लगाना है। तो ऐसे करके हम पानी का जो यूज है उसको लिमिट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। एक टॉपिक है अब आपका जल क्रांति अभियान। तो ये तो गया। तो जल क्रांति अभियान पहली बात तो 2015 और 16 में आया। अब देखो क्यों आया यार, जल क्रांति अभियान की बात क्यों चल रही है, क्योंकि पानी भाई रिसोर्स हमारा प्रीशियस है। लोग अभी नहीं समझ रहे हैं कि जल को हमें बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। क्योंकि आज देखो पानी बोतलों में आने लग गया है, पहले पानी बोतलों में नहीं आता था। इतनी ज़्यादा सिचुएशन हमारी ख़राब होती जा रही है ना, और ख़राब होती ही जा रही है। हर जगह पानी की क्राइसिस है। आप देखो सब घर घर में आपका मतलब आप देखो जो आपका आरओ का पानी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पानी को लेकर अभी भी सरकार हमारी बहुत ज़्यादा सचेत है। इवन यूँ समझ लो कि सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी है। क्या बना दी है, एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका मतलब सरकार बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न है किसको लेकर, पानी को लेकर। तो ऐसे ही एक जल क्रांति अभियान आया हमारा 2015-16। तो बैकग्राउंड क्या है देखो, though the water is a recyclable resource but its availability is limited and gap between supply and demand is increasing with time। ठीक है, पानी कैसा रिसोर्स है, रिसाइकलेबल है। पता है आपको, पानी एक बार एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह तीसरी जगह, फिर वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है, रिसाइकलेबल, मगर ये लिमिटेड है। मैंने बताया ना 97.5% पानी कैसा है आपका, पीने योग्य नहीं है। और वो 2.5% में मोस्टली पानी ग्लेशियर्स में हम जो यूज कर रहे हैं वो पॉइंट में पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पानी हमारे पास लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है। दूसरी बात, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती जा रही है। आप देखो डिमांड बहुत ज़्यादा है पानी की, सप्लाई कम है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और आज की डेट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से पानी की डिमांड भी बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज एट ग्लोबल स्केल विल क्रिएट वाटर स्ट्रेस कंडीशंस इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगह पे बरसात नहीं हो रही है, और जब बरसात नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी, वहाँ पानी की और ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी। इंडिया हैज ए यूनिक सिचुएशन ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद हाई डिमांड ऑफ वाटर, देयरफॉर वाटर डिमांड इज वेरी हाई। अगर भारत की हम बात करें तो भारत की सिचुएशन तो यूनिक है। यूनिक कैसे, एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है भारत में, दूसरा हमारे यहाँ ग्रोथ भी नंबर। आप देखो इंडिया आज की डेट में दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इंडिया मतलब, और ऊपर से पानी की डिमांड भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे पानी की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए हमें पानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इसका कॉन्शियसली इस्तेमाल कर सकें, लिमिटेड वे में इस्तेमाल कर सकें, सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, राइट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 2015-16 में जल क्रांति अभियान लेके आए, ताकि सभी को पानी की सिक्योरिटी जो है, वाटर सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके
पानी की, ठीक है। तो सरकार क्यों लेके आई, एक तो वाटर सिक्योरिटी मतलब पानी सबको मिल सके, दूसरा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, सबको पानी मिलना चाहिए, प्रति व्यक्ति को पानी इंश्योर करने के लिए सरकार क्या लेके आई, जल क्रांति अभियान। और आपने देखा होगा गांव गांव तक पानी पहुंच गया है और सरकार जो है कनेक्शन मतलब प्रोवाइड करा रही है पानी के ताकि घर घर तक क्या पहुंच सके, पानी पहुंच सके। और ये सरकार का मिशन भी है घर घर पानी मतलब पहुंचाने का। जल क्रांति अभियान में लोकल बॉडीज में जैसे आपकी पंचायत, अर्बन में म्यूनिसिपलिटीज़ ये इन्वॉल्व हो रही हैं, एनजीओज इन्वॉल्व हो रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिटीजन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, और अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि भाई जल क्रांति अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। क्या है ऑब्जेक्टिव, अब देखते हैं जल क्रांति अभियान का ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया। यहाँ पे देखो क्या क्या स्टेप्स ली गई हैं। नंबर 1, टोटल भारत में जैसे 672 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में से एक विलेज सेलेक्ट किया जाएगा, उस विलेज को बोलेंगे जलग्राम। और वो विलेज कैसा होगा, वाटर स्ट्रेस्ड विलेज होगा। वाटर स्ट्रेस्ड विलेज का मतलब क्या है, जहाँ पे पानी की कमी होगी। जैसे 672 डिस्ट्रिक्ट में 672 भारत में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आध गाँव तो ऐसा होगा जहाँ पानी की सबसे ज़्यादा कमी होगी, तो सरकार उस गाँव को चुनेगी जलग्राम के रूप में। और वहाँ पर ये प्रयास किए जाएंगे कि वहाँ पानी की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके, वहाँ पे पॉन्ड्स बनाए जा सके, वहाँ लोगों को अवेयर किया जा सके। क्योंकि एक गांव में अगर आपने ऐसा कर दिया तो बाकी गांव के लिए वो क्या बन जाएगा, मॉडल बन जाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार क्या करेगी, एक ऐसा गाँव चुनेगी जहाँ पर पानी की समस्या है, वाटर स्ट्रेस्ड, राइट। अब reducing pollution by water conservation and artificial recharge, reducing groundwater pollution and construction of arsenic free wells in selected areas of the country। अब क्या करेगी सरकार, जो जो एरिया सेलेक्ट किए गए वहाँ पे पानी के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन किया जाएगा, आर्टिफिशियल रिचार्ज किया जाएगा, ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन को रोका जाएगा, आर्सेनिक फ्री वेल्स बनाए जाएंगे ताकि मतलब वहाँ पे पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और पानी को प्रिजर्व भी कर सकें। और फिर इसके अलावा एक और काम क्या किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, जैसे आप पानी के बारे में जो पढ़ रहे हो ये अवेयरनेस का ही पार्ट है। अवेयरनेस पढ़ाने के लिए हम अवेयरनेस फैलाने के लिए हम एजुकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स लिखवा सकते हैं कि पानी के ऊपर कि पानी कितना ज़्यादा जरूरी है। और जल क्रांति अभियान पर भी ऐसे लिखवाए जा सकते हैं ताकि लोगों को पता चल सके भाई ये पर्पज़ क्या है, क्यों पानी को बचाना जरूरी है। अब जब हम ये करेंगे तो डेफिनेटली वाटर सिक्योरिटी के थ्रू हम लोगों को लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करा सकते हैं और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी गांव में आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना रहे हो, तो वहाँ जब टैंक बनाओगे तो गांव के लोगों को ऑटोमेटिकली उससे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो लाइवलीहुड नौकरी मिलेगी, तो उनको खाना भी इंश्योर हो सकता है। अगर पानी को वहाँ स्टोर करेंगे तो उसको यूज एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर करेंगे तो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी, उनको खाना भी मिलता रहेगा, फसल बराबर प्रोड्यूस होंगी। तो ये भी इंश्योर कर सकते हैं हम किसके माध्यम से, जल क्रांति अभियान के माध्यम से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया ऑफ अबाउट 1000 हेक्टेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस प्रोग्राम के तहत देश के अलग अलग भागों में 1000 हेक्टेयर 1000 हेक्टेयर का एक एरिया सेलेक्ट किया जाएगा जिसको बोलेंगे मॉडल कमांड एरिया। और इस एरिया में क्या किया जाएगा, इस एरिया में वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स लगाए जाएंगे, पानी को कंजर्व किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय, ये जो सेलेक्ट एरिया हैं यहाँ पर 1000, इन सभी जगहों पर 1000 का जो मतलब हेक्टेयर की ज़मीन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मॉडल कमांड एरिया में। और यहाँ पर इस प्रोग्राम को वहाँ पे चलाया जाएगा ताकि लोगों को बता सके कि भाई पानी को कैसे कंजर्व करना है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारे कंप्लीट हुए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।